हेलो दोस्तों, सेक्सी रूट चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 22 नवंबर थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 22 नवंबर थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेगा उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रिलेबल ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है, ताकि आगे आने वाले एग्जामों में जो आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और जो भी एग्जाम होते रहते हैं दोस्तों, उसका एनालिसिस अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि सेशन पसंद आए दोस्तों तो चैनल को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो बिरजू महाराज का जो संबंध है कथक से है। तो आपका जो एक करेक्ट जो आंसर था कथक, आपका करेक्ट आंसर था। बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। कथक जो कि उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। वहीं देखें तो यह शब्द कथक जो शब्द होता है जिसका अर्थ कहानी करने की कला होता है। वहीं देखें तो कथक की जो उत्पत्ति हुई है उत्तर प्रदेश के उत्तरी भारत में हुआ है, जो कि भरतनाट्यम नृत्य कला के समान है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2007 में गणतंत्र दिवस के परेड पर मुख्य अतिथि कौन थे। तो गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थे 2007 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता व्लादिमीर पुतिन आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो 2007 के जो मुख्य अतिथि थे वह जिंगमे सिंघे वांगचुक जो कि भूटान के राजा थे। नेक्स्ट 2006 में जो थे शाह अब्दुल्ला थे, जो कि सऊदी अरब के राजा थे। नेक्स्ट 2007 के जो राष्ट्रपति थे रूस के व्लादिमीर पुतिन थे राष्ट्रपति, जो कि 2007 में आए थे, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट 2008 जो कि राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति थे, जो कि 2008 में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो इन सभी फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था। तो बारदौली जो सत्याग्रह हुआ था 12 जून 1928 को हुआ था। तो 12 जून 1928 आपका करेक्ट आंसर होता। बारदौली सत्याग्रह जो कि 12 जून 1928 को हुआ था। यह जो आंदोलन हुआ था गुजरात में हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इसी आंदोलन में जो है सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। सरदार की उपाधि जो है इसी आंदोलन में इनको दिया गया था। वहीं देखें तो बारदौली सत्याग्रह स्वतंत्र भारत जो है स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा है। यह एक किसान आंदोलन था। जो बारदौली आंदोलन था यह जो एक किसान आंदोलन था। वहीं देखें तो इस आंदोलन में किसानों के करों के अत्यधिक वृद्धि होने के कारण जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। उस समय जो है सरकारी जो प्रांत हुआ करते थे वह किसानों पर जो है 30% जो है करों में वृद्धि कर दिया गया था। इसी कारण जो है बारदौली आंदोलन किया गया था। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यामिनी कृष्णमूर्ति ने यामिनी स्कूल ऑफ डांस एकेडमी कब खोली थी। यानी कि यामिनी कृष्णमूर्ति के द्वारा जो है यह स्कूल की स्थापना कब किया गया था, तो 1990 में किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 1990 आपका करेक्ट आंसर होता। यामिनी कृष्णमूर्ति ने 1990 में दिल्ली में यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला था। यह डांस स्टूडियो हाउस खास में था। हाउस खास जो कि दिल्ली का हाउस खास है वहाँ पर यह स्टूडियो स्थित है। इस संस्था में यामिनी कृष्णमूर्ति युवा नर्तकों को नृत्य सिखाती हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि कुचिपुड़ी एवं भरतनाट्यम दोनों से संबंधित हैं, यानी कि दोनों नृत्य जो कि यामिनी कृष्णमूर्ति करती हैं। इन्हें यामिनी कुचिपुड़ी नृत्य शैली की मसाल वाहक भी कहते हैं। यानी कि कुचिपुड़ी नृत्य का मसाल वाहक के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो यामिनी कृष्णमूर्ति को जाना जाता है। तो इन सारे फैक्ट को ध्यान में रखेगा, क्योंकि यामिनी कृष्णमूर्ति से जो है बहुत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पिछले शिफ्टों में जो है प्रत्येक शिफ्टों में देखा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन यामिनी कृष्णमूर्ति से देखने को मिला है।
तो यामिनी कृष्णमूर्ति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप उन्हें कवर करके जरूर जाइएगा, जिनका फिर नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किस वंश से किया था, यानी कि किस वंश के शासक से अपनी पुत्री का विवाह करवाया था। तो बकाटक वंश के शासक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ अपने पुत्री का विवाह करवाए थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता बकाटक वंश आपका करेक्ट आंसर होता। गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह प्रतिभावती का जो विवाह जो करवाए थे बकाटक के नरेश रुद्रसेन द्वितीय के से विवाह करवाए थे। यह विवाह लगभग 380 ईसा पूर्व के आसपास करवाया गया था। रुद्रसेन द्वितीय जो कि शैव देवता के समर्पित थे, यानी कि मानते थे, जबकि उनकी पुत्री जो था प्रभावती जो कि विष्णु के उपासक शैव के उपासक थे, वैष्णव के उपासक थे। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन शहनाई वादक नहीं है, यानी कि आपके ऑप्शन में जो है 3 शहनाई वादक दिए गए थे और चौथा जो शहनाई वादक नहीं थे वो आपका करेक्ट करना था। तो चलिए जितने भी प्रमुख शहनाई के वादक हैं आप उनको देख लेते हैं। आप देख लीजिएगा कि इनके अलावा आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। तो प्रसिद्ध जो शहनाई वादक हैं वह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अली हसन खां, हुसैन खां, उस्ताद शंकर और जगन्नाथ, ये सभी जो है प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। इनके अलावा जो चौथा ऑप्शन आपके दिए गए होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होता। शहनाई वादक जो कि वायु यंत्र है और यह जो है लकड़ी से बना होता है। इसके एक सिरे पर दोहरा इख होता है। शहनाई में नली के ऊपर जो 7 छेद होते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा कि शहनाई के ऊपर जो है कितने छिद्र होते हैं। तो 7 छिद्र होते हैं। अन्य वादक को देख लें, जैसे सितार के जो प्रमुख वादक हैं पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र और बुद्धिदित्य मुखर्जी, विलायत खां और शहीद परवेज बंदे हसन, ये सभी जो है प्रसिद्ध सितार वादक हैं। नेक्स्ट प्रसिद्ध बांसुरी वादक देखें तो हरिप्रसाद चौरसिया, पत्रालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी और बी कुंज मणि, ये सभी जो कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट अन्य प्रसिद्ध वादकों को भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो सभी प्रसिद्ध वाद्य यंत्र एवं वादकों को देख कर जाइएगा। ये प्रसिद्ध वाद्य यंत्र एवं प्रसिद्ध वादक दे दिए गए हैं। जैसे कि प्रसिद्ध संतूर वादक देखा जाए तो पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी जो कि प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया एवं पन्नालाल घोष। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, साबिर खां, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, ये सभी जो है प्रसिद्ध तबला वादक हैं। नेक्स्ट प्रसिद्ध सरोद वादक देखें तो अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां, अहमद अली खां और बुद्धदेव दास गुप्ता, ये सभी जो है प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। नेक्स्ट प्रसिद्ध शहनाई वादक जो कि आपको बता दिए, प्रसिद्ध शहनाई वादक सितार वादक, प्रसिद्ध सारंगी वादक जो कि शंकुर खां और पंडित राम नारायण परमेश मिश्रा और सुल्तान खां, ये सभी प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। तो ये सभी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इन सभी प्रमुख वादकों को आप देखकर जरूर जाइएगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा। इनकी T20 कप जो होने वाला है 24 में, उसकी मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा। तो संयुक्त रूप से देखा जाए तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज के द्वारा दोनों जो है संयुक्त रूप से करेंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता अमेरिका एवं वेस्ट इंडीज आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो पहली बार अमेरिका ने जून 2024 में एक वैश्विक क्रिकेट प्रतियोगिता T20 कप की मेजबानी करेगा। यह जो है उत्तरी अमेरिका में आयोजित होने वाले पहले वैश्विक कार्यक्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश ने अभी तक एशियाई चैंपियन गेम्स की मेजबानी नहीं की है। इस रूप में कोई क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन भी कंफर्म नहीं हो पाए थे, लेकिन शायद क्वेश्चन जो होगा इसी रूप में पूछा गया होगा। वैसे देखा जाए
तो अभी तक जो है एशियाई चैंपियंस गेमों की मेज़बानी जो है पाकिस्तान के द्वारा नहीं किया गया था। तो पाकिस्तान आपका शायद करेक्ट आंसर होता है यदि इस रूप में क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं देखें तो पाकिस्तान ने अब तक एशियाई चैंपियन गेम में जो है मेज़बानी नहीं की है। हालांकि पाकिस्तान ने 2023 में होने वाले एशियाई क्रिकेट कप की मेज़बानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार घटते हुए क्रम में सजाना था राज्यों को। जो क्रम जो है घटते या बढ़ते हुए क्रम में सजाने के लिए बोला गया था। तो घटते क्रम में देखा जाए तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश के है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। ये जो है घटते क्रम में जनसंख्या के अनुसार। तो आप इनका क्रम भी ध्यान में रखेगा। यदि बढ़ते या घटते क्रम में पूछा जाए या तो तीसरा सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो बिहार हो जाएगा, यदि दूसरा पूछा जाए तो महाराष्ट्र। इस रूप में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जनसंख्या से पूछा गया था कि 2011 के जनगणना में कितने चरणों में कराया गया था। यानी कि 2011 का जो जनगणना हुआ था वो कितने चरणों में संपन्न हुआ था। तो यह जो है 2 चरणों में संपन्न कराया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है 2 चरण आपका करेक्ट आंसर होता। 2011 का जो जनगणना था वह भारतीय देखा जाए तो 15वीं जनगणना था, और वहीं जो कि आज़ादी के बाद जो है यह 7वीं जनगणना था। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आर्यभट्ट किसके शासन काल में थे। या तो आर्यभट्ट जो है किसके दरबार में रहा करते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता चंद्रगुप्त द्वितीय आपका करेक्ट आंसर होता। आर्यभट्ट गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन थे, जो कि 375 से लेकर 415 ईस्वी तक दरबार में रहा करते थे। इनके दरबार में आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषवाद एवं गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट के प्रतिपादन जो है पृथ्वी गोल है, इन्हीं के द्वारा बताया गया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर परिक्रमा करती है और घूमती है। यह आर्यभट्ट के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। वहीं देखें तो परावर्तित सूर्य के प्रकाश से चमकने वाला अवधारणा जो है चंद्रमा और ग्रहों की पहचान सबसे पहले आर्यभट्ट के द्वारा ही किया गया था। यानी कि सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा और तारे चमकते हैं, इसकी व्याख्या भी जो है आर्यभट्ट के द्वारा ही किया गया था। आर्यभट्ट के द्वारा देखा जाए तो 3 प्रमुख ग्रंथों की रचना किया गया है। ये जो 3 ग्रंथ हैं 10 गीतिका, आर्यभट्टीय और तंत्र, ये जो कि आर्यभट्ट के प्रमुख रचयिता हैं, रचना किया गया है आर्यभट्ट के द्वारा। तो इन ग्रंथों को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो एन एरिया डार्कनेस पुस्तक जो लिखा गया था B.S. नायलॉन के द्वारा लिखा गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता B.S. नायपॉल आपका करेक्ट आंसर होता। एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक जो कि B.S. नायपॉल के द्वारा लिखा गया था। यह पुस्तक जो कि 1964 में लिखी गई थी। तो इस प्रकार इसी भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जीवन एक आत्मकथा पुस्तक लिखी गई थी। या तो यह जो है पुस्तक मेरा जीवन एक चरित्र आत्मकथा पुस्तक है। यह जो पुस्तक है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया था। यह जो क्वेश्चन है मैं कंफर्म नहीं हो पाए थे, तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन मतलब क्वेश्चन जो है किस रूप में पूछे गए थे। यदि मेरा जीवन एक चरित्र आत्मकथा पुस्तक पूछा गया होगा तो इसके लेखक जो होंगे APJ अब्दुल कलाम होंगे। तो फिर APJ अब्दुल कलाम आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट ये देखा जाए तो मेरी जीवन एक चरित्र आत्मकथा यह APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पालघाट मनी अय्यर किससे संबंधित हैं। तो पालघाट मनी अय्यर जो कि मृदंग से संबंधित है, तो मृदंग इसका करेक्ट आंसर होगा। पालघाट मनी अय्यर मृदंग से जुड़े हैं। पालघाट मनी अय्यर जो कि एक संगीतकार है और ये जो है आयुर्वेदिक मृदंग वादक हैं। वहीं देखें तो यह भारत के संगीतज्ञ, कला निधि और पद्म रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले मृदंग वादक हैं। इनके पहले मृदंग वादक हैं जिन्हें पद्म रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पौधों की कोशिकाओं को कौन सा हार्मोन बढ़ाता है।
तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण जो है पौधे की कोशिकाओं में वृद्धि होती है। तो ऑक्सिन हार्मोन आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गोवा में कौन सा चर्च नहीं है? तो इसका ऑप्शन तो हमें नहीं मिल पाए थे। तो गोवा में कौन कौन सा चर्च है आपको देख लेते हैं। उसके अलावा जो भी आपके ऑप्शन में दिए होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होता। गोवा में जो प्रसिद्ध जो चर्च हैं, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो कि गोवा में एक चर्च है। सेंट कैथेड्रल चर्च ऑफ डेली ऑफ रोजनरी और मोटे हिल और सेंट कैजेटन चर्च, ये सभी जो हैं गोवा के प्रमुख स्थित फेमस चर्च हैं। तो इनके अलावा आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बारदौली किसान आंदोलन कब हुआ था? तो बारदौली किसान आंदोलन 1928 में हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये आगे भी आपको बता दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1964 में कौन से समाज की स्थापना हुई थी? तो 1964 में देखा जाए तो बेद समाज की स्थापना हुआ था। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर होता बेद समाज आपका करेक्ट आंसर होता। बेद समाज की स्थापना 1964 में मद्रास के चेन्नई में हुआ था। बेद समाज जो कि ब्रह्म समाज से एक प्रेरित था। इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन और के श्री धरलू नायडू के द्वारा किया गया था। बेद समाज में देखा जाए तो जाति के भेदभाव को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया करता था। तो इन सभी फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो सेशन बनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।